और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ। एक्सरसाइज हमारा जो है वो 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ने से पहले यदि हम बात करें तो इसके पिछले वाले क्लास में हमने इसका बेसिक जो है इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो कवर किया है। और एक बार बताई गई बातों को मैं फिर से रिवाइज करना चाहूंगा, ताकि यदि कोई बच्चे क्लास में ना उपस्थित रहे हों या भूल गए हों तो उसे तरोताजा हो जाए। तो ये बच्चे, यदि हम बात करें तो चैप्टर 2 का क्या नाम है? बहुपद, जिसे अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स कहा जाता है ना। चले, यदि हम पूछे कि बहुपद की परिभाषा, तो क्या होती है बहुपद की परिभाषा? चर और अचर से मिला हुआ संयुक्त रूप जो होता है वो क्या कहलाता है? बहुपद। लेकिन बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? उसकी घात क्या होनी चाहिए? फंक्शन क्या होनी चाहिए? चलिए हम एक एग्जांपल लिख दे रहे हैं। यहाँ पर आपको बताना होगा कि ये बहुपद है कि नहीं है। x² प्लस x की पावर -1 प्लस 6, ये बहुपद है कि नहीं है? क्यों? ठीक, याद समझेगा। बहुपद हमारा तब होगा जब उसकी घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। अब बात ये रही कि पूर्ण संख्या होती क्या है? पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है? ये बच्चे, यदि संख्याओं के बारे में जो नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे क्लास में नहीं रहे, वो जाकर के इंट्रोडक्शन पार्ट पहले चैप्टर का देख सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ समझिएगा। उसके बाद हमने बच्चे सीखा था, बहुपद की बात करें तो हमने सीखा था कि कुछ पद जो हमारे होते हैं वो एक पदी होते हैं, कुछ दो पदी होते हैं, कुछ तीन पदी, चार पदी, इस तरीके से होते हैं, है ना। ये बच्चे, पद हमारा अलग कब होता है? जब प्लस और माइनस होता है। मान लेते हैं हमने लिख दिया 2x × 3y² × 4z। इसमें अगर हम पूछे कितना पद है, अगर लिख दे 2x - 3y + 4z, इसमें कितना पद है? तीन पद है। 1 2 3 पद हमारा तब अलग होता है जब उसमें प्लस और माइनस लगता है ना। चलिए बच्चे, अगर हम पूछें कि ये एक पदी तो है, लेकिन ये कितने चर में है? कौन कौन चर है? ये बच्चे बताए थे कि चर मतलब ये समझेगा कि ABCD का अक्षर कितनी बार आ रहा है, वही हमारा चर होता है। और हमने बताया था कि चर वो होता है जिसका मान क्या होता है? बदलता रहता है, जबकि अचर जिसका मान बदलता नहीं है ना, नियत होता है। चल आगे समझिएगा। उसके बाद हमने बताया था कि अच्छा, ये कितने चर में है? अब कितने चर में है? दो चर में। अब कितना पद है? दो पद है। उसके बाद हमने बताया था बच्चे, यदि बात करें इसकी हम, तो जो है कि ये रैखिक होता है, द्विघात होता है, घात होता है। तो ये बच्चे, रैखिक आप कैसे पहचानेंगे? जिसकी बड़ी से बड़ी घात 1 हो, यानी जिस समीकरण की बड़ी से बड़ी घात अगर 1 हो तो वो क्या कहलाता है? रैखिक। इन दोनों में रैखिक समीकरण कौन है? और ये क्या है? द्विघात है। तो इसकी बड़ी से बड़ी घात कितनी है? 2 है ना। अगर बड़ी से बड़ी घात समीकरण की 1 हो तो रैखिक, 2 हो तो द्विघात, और 3 हो तो घात। इस तरीके से 4 हो तो चतुर्घात कहा जा सकता है। इन सब बातों को हमने सीख लिया था। साथ ही साथ हमने सीखा था कि यदि कोई द्विघात समीकरण हो बच्चे, तो हमने समझेगा, यदि द्विघात समीकरण, हमने ये भी बताया था कि अगर कोई समीकरण मैं लिख दूं यहाँ पर x² + 5x + 6, हमने मान लिया लिख दिया, इसकी बड़ी से बड़ी घात कितनी है? हमने ये भी बात बताया था कि अगर कोई समीकरण है, उसकी बड़ी से बड़ी घात जितनी होती है उतने ही उसके शून्यंक, उतने ही उसके मूल, या उतने ही उसके मान, या अंग्रेजी में जीरोज, इसके कितने मान होंगे? जितनी बड़ी से बड़ी घात होती है उसके उतने ही मान होते हैं। तो अगर 2 है तो पहले को यदि हम मान लें अल्फा और दूसरे को क्या मान लें? बीटा। तो बताओ, हमने एक सूत्र लिखवा था, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। और कुछ लोग खाना खा के नहीं आए हैं, या फिर क्लास में उपस्थित नहीं थे, या तो आलसे के भैया के लग गया, ऐसे वाले तो नहीं है। ठीक, क्लास में आकर तो एकदम एक्टिव होकर के लगना चाहिए कि हाँ क्लास में बैठे। अभी नहीं मुर्दा तेरे बैठो, पता नहीं चल रहा है कि जिंदा है कि मुर्दा है। अच्छा, खाना नहीं बनाता तो तनाव ना कुछ खा करके आना चाहिए था। चलिए, नाश्ता वास्ता कुछ करके। अच्छा हाँ, चलो ठीक है। ए बच्चे शांत रहो। यदि आप खाना की बात करेंगे तो हम भी बिना खाना खाए आए हैं और इतना तेज चिल्ला रहे हैं कि पीछे तक आवाज जा रही है। लेकिन बात यह है कि इसमें से कितने लोग नहा कर आए हैं?
चलिए ठीक है, संख्या तो अच्छी है। जो बच्चे, हाँ बच्चे ये हाथ निकलिए। यदि आप चाहते हैं कि बताई गई बातें जो है, आए सामने, यदि आप चाहते हैं कि बताई गई बातें आपको एकदम सटीक तरीके से समझ में आए तो हमेशा डेली नहा करके आया करें, क्योंकि शरीर एक्टिव हो जाता है। और नहीं तो नहा कर नहीं आएंगे तो आधा नींद में रहेंगे। हाँ ऐसे बोला तो ऐसे तुम आधा सुन रहे आधा सुन ही नहीं रहे हो। चलिए हाँ ये बच्चे, तो हमने बताया था, बात बंदो, हमने बताया था कि यदि उसकी बड़ी से बड़ी घात 2 हो तो द्विघात समीकरण होगा और उसके उतरे ही मूल होंगे। फिर हमने बताया था कि इसका एक सूत्र निकल के आता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। बच्चे अल्फा और बीटा को यदि हिंदी में कहना चाहे तो क्या कहेंगे? सब शून्यांकों का योगफल। अरे भैया प्लस माने योग होता है, क्या गुड़ा चिल्लात रहा? प्लस मतलब योग होता है, यहाँ ज्यादा बहुत है। ये बच्चे अल्फा प्लस बीटा को हम लोग अगर पूरा लिखना चाहे तो लिखते हैं शून्यांकों का योगफल। और हमने फिर एक सूत्र लिखवाया था कि अल्फा इंटू बीटा तो क्या होता है? सी अपॉन ए। इसे अगर पूरा कहें तो क्या कहेंगे? शून्यांकों का गुणनफल। बात सबको समझ आई? इतना जो है हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर किया था, सीखा था। वो ऊपर द्विघात समीकरण है, हाँ उसमें प्लस या माइनस नजर समीकरण हो गया। इसमें वो समीकरण है कि नहीं? तो यहाँ बराबर लगाएंगे तब तो समीकरण होगा। समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है, क्योंकि समीकरण अगर कोई समीकरण होगा तो उसका मान होगा। यहाँ बराबर नहीं है, नहीं भी आप बोले द्विघात समीकरण है। हाँ द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। समीकरण हमारा तब होता है, समीकरण में कुल मिलाकर के 2 पक्ष होते हैं, समझेगा? ये बहुपद है हमारा किंतु समीकरण नहीं है। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, समीकरण का मान आता है, बस भाई समीकरण का आता है, मान आता है। तो ये तो अभी 0 हमने लगा नहीं, बराबर 0 लगा दिए होते या बराबर करके कुछ और लिख दिए होते तो हमारा समीकरण बात समझ आई? चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पर। 2.1 बेहद आसान एक्सरसाइज है, इसमें कुछ नहीं है, बस ग्राफ देख करके जवाब देना है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बातें बता देता हूँ, समझिएगा ध्यान से। ए बच्चे, जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो समझे ध्यान से। अगर हम बात करें बच्चे, ये हमारी एक्स अक्ष रेखा होती है, क्या होती है? एक्स। ये पूरी की पूरी रेखा जो है ये एक्स है, समझे ध्यान से। ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये एक्स लाइन है। अगर मैं ऐसे बात करूं, ये पूरी की पूरी लाइन हमारी क्या है? ये बच्चे, जब ये रेखाएं हमारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जहां इंटरसेक्ट करती यानी जहां काटती हैं, उसे कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? ये बच्चे, ये मूल बिंदु जो होता है इनमें एक्स के भी मान और वाई के भी मान 0 होता है। इसीलिए एक मान लिख भाई एक्स के 0, एक मान लिख भाई वाई के, इसीलिए मूल बिंदु क्या होता है? ए बच्चे, जब ये इंटरसेक्ट कर देता है तो यहाँ समझिएगा यक्षवा के 2 भाग में बांट दिया, यानी यक्षवा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 इक्वल पार्ट। ठीक, यहाँ समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे, एहर वाले के तो हम लोग कही था यक्स और एहर वाले के कही था एक्स डैश। अभी समझा कि यक्स और एक्स डैश में अंतर का बा। अगर ये मूल बिंदु बा एकरे यार हम जाबे अगर तो कुल मिला के हमके प्लस में क्या मिलेगा? हमको पॉजिटिव वैल्यू हमको मिलेगी, पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे हमको। अब अगर हम एकरे बाएं तरफ हो गए तो कुल माइनस मिलेगा, निगेटिव इंटीजर मिलेंगे हमको, ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी। बात सबको सुन रही है? इसी दशा में सेम अगर बात करें हम, अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो वाई के जितने भी मान मिलेंगे सबके सब धनात्मक मिलेंगे, सबके सब पॉजिटिव मिलेंगे। और यदि उसे के अगर हम निगेटिव डायरेक्शन में आते हैं यानी उल्टा आते हैं तो सारी के सारी वैल्यू जो है वो हमको ऋणात्मक यानी कि निगेटिव इंटीजर मिलेगी। बात सबको सुन रही है? यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अगर मान लेते हमने इस तरीके से निर्देशांक के फॉर्म में कोई मान लिख दिया 3, 2, समझिएगा, बहुत अच्छी बात। अभी शायद कोई परीक्षा था, हाँ, कि एक लड़का कोई गलत करके चलाया था, पेपर हमको दिखा रहा था, मैं कहा हम पूछा था एक्स से दूरी तो कोई वाला मान देता हूँ, पहला माना। हाँ वही बता, प्रश्न हम शायद बोर्ड देख रहे तो कोई बच्चा पेपर दिखा, मतलब पूछे कहाँ मारे इसमें, तो कहा सर 2 मार दिया। हम कहे पूछा था एक्स वाला कि एक्स से कितना दूरी है, तो हम कहा पहला मान एक्स होता दूसरा मान वाई होता नहीं। चलिए आप समझिएगा ध्यान से बच्चे। ऑब्जेक्टिव में आपके अब आपका बोर्ड एग्जाम में जो है वो 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव ऐसे ही प्रश्नों से लेता है, तो कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझे रहेगा। ए बच्चे, अगर निर्देशांक के फॉर्म में लिखा बा
तो एक हम पहला मान जो होता वो यक्स के होता और जो दूसरा मान होता वो वाई। इसको बढ़िया ध्यान दे रहे। यक्स के मान के हम का कही थे, कोई बताएगा? भुज पढ़ाए थे कक्षा 9 और वाई के मान को है ना, यक्स के मान को भुज और वाई के मान को। अंग्रेजी में पता किसी को? बताए थे, भूल गए? इसे अब सीसा, इसे ऑर्डिनेट कहते हैं। अब सीसा ऑर्डिनेट। चलिए आगे समझते हैं। बच्चे बात नहीं, चलिए तो हमने सीखा कि ऐसा समझिएगा। बच्चे थोड़ा सा बता ही देते इसके बारे में, बताइए। तो हमने सीखा कि यदि हम इसकी बात करें तो अगर हम यक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन जाएंगे तो सभी से सभी वैल्यू जो है वो धनात्मक मिलेंगी, निगेटिव में आएंगे तो ऋणात्मक, इस तरीके से ऊपर जाएंगे तो धनात्मक, नीचे आएंगे तो बस नहीं कि नहीं। अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कुछ लिखा है तो पहला मान x का होता है, दूसरा मान y। अगर मैं ऐसे 5,4 लिख करके पूछ लूं बच्चे कि बताइए कि जो बिंदु 5,4 है उसका x अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित? 5 मात्रक दूरी पर स्थित है। बस वही सबको इस तरीके से प्रश्न आपसे घुमा फिरा करके पूछ सकता है। अब आगे समझते हैं। अब अगर बात करें बच्चे, हम देखा था कि अगर जो इस तरीके से खींचा तो 4 पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता। तो एक एक कही था पहला यानी कि प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक। ये प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा यानी द्वितीय, ये तीसरा यानी तृतीय, ये चौथा यानी चतुर्थ। बात समझ में आई? चलिए इनका हम थोड़ा साइन डिसाइड कर देते हैं। चलिए समझिएगा कौन कहाँ प्लस होता है कौन माइनस। ए बच्चे बताओ, अगर हम देखी प्लस, अगर इतना भाग हम देखी तो ई एक्स वाले से घिरा बा, वाई वाले से घिरा बा, लेकिन कौने एक्स से घिरा बा? पॉजिटिव वाले एक्स से घिरा बा। तो एक्स तक का भवा पॉजिटिव भवा और वाई से कौन से घिरा बा? पॉजिटिव। तो पहला होता है प्लस कामा प्लस। बात सबको सुना रही है? अगर हमें बच्चे चलिए अभी प्रश्न पूछेंगे भी आपसे। अगर इसकी बात करें, ध्यान दे, हमेशा साइन भी मान भी हमेशा पहले यक्स लिखा जाए, वाई के बाद। ये बात ध्यान देते हैं, हमेशा मान पहले अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो पहला मान एक्स का लिखेंगे, फिर बाद में वाई करेंगे। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। अगर हम देखिए यक्स पॉजिटिव वाले से घिरा बाकी निगेटिव वाले से, निगेटिव से निगेटिव से गिरा है, यक्स का हो जाएगा माइनस, लेकिन वाई का बा बात सबने सुना होता। अगर एक बात कही एक्स माइनस बा, वाई भी माइनस बा, माइनस कामा। अगर एक बात करी तब इसको हम लोग लिख देंगे माइनस कामा प्लस। क्यों नहीं होगा? गलत है, क्योंकि पहले यक्स का मान फिर यानी ये कहाँ बनेगा? प्लस कामा। बात सबको क्लियर है? चलिए हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं कि -3 कामा 7 किस कोऑर्डिनेट में होगा? कोई बताए हमको? दूसरे में होगा कि तीसरे में होगा कि चौथे में? दूसरे में। यहाँ समझा, हम साइन से देख ले, पहला माइनस बा और दूसरा प्लस। पहला माइनस दूसरा प्लस। बात सब क्लियर है? चलिए ये जो बेसिक जानकारियां थी कोऑर्डिनेट से रिलेटेड हमने बता दिया, और आवश्यकता जब पड़ेगी तो हम बता देंगे, घबराने की बात नहीं। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। चलिए समझते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है। अगर हम बात करें बच्चे पहले एक्सरसाइज 2.1 का, करा किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए, यानी हमारे पास कोई बहुपद दिया है। क्या दिया है? बहुपद। और बहुपद दिया है पी ऑफ एक्स बराबर, किसके बराबर दिया है? पी ऑफ एक्स बराबर दिया होगा एक्स स्क्वायर, एक्स को कुछ भी दे सकता है। तो क्या दिया है? पी ऑफ एक्स बराबर। ये किताब में है, किताब में छाप लीजिएगा, वहां से जवाब देना है। समझिएगा ध्यान से। पहला कोई बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर, पी ऑफ एक्स के लिए y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में। हमें जो ग्राफ दिया वो दिया y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ। ये समस्त ग्राफ हमने बना दिया है। हालांकि मैं उतने अच्छे से कला नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं जो कि साइंस का संस्कृत का स्टूडेंट रहा हूँ। कला हमारा बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए हमारे आकृति पर मत जाइएगा, हमारे कॉन्सेप्ट पर जाइएगा कि हम जो समझा रहे हैं। ठीक, आकृति आप किताब से लेकर अच्छे बना सकते हैं। चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से, y बराबर पी ऑफ एक्स दिया है। ठीक, तो समझिएगा पी ऑफ एक्स बराबर करा कि y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में 2.0 यानी इन आकृतियों का नाम दिया है 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में यानी हर दशा में
पी ऑफ एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पी ऑफ एक्स यानी पी ऑफ के शून्यंक। ये बच्चे हम बता रहे हैं कि शून्यंक का है, मूल का है, मान का है, जीरो का है, तो सब एक ही मान समझे। का पूछा था? मान पूछा था। अब केकर मान पूछा था? पी ऑफ एक्स यानी कि यक्स केकर। ठीक, क्या समझेगा ध्यान से? इन सभी आकृतियों को देख करके हमें क्या करना है? जवाब देना है, वो भी शून्यंक बताना है पी ऑफ एक्स का। ए बच्चे मान तभी होता जब अगर y के पूछे होते तो y के काटे तब ही, यक्स के पूछे बार यक्स के जितनी बार वो इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा। किताबी भाषा है प्रतिच्छेद, अंग्रेजी में इंटरसेक्ट कहा जाता है, हमारे आम बोलचाल की भाषा जो काटने वाली, क्योंकि वो वाली भाषा समझ में आती है, लेकिन किताबी भाषा जानते रहिएगा। करा अगर ये बच्चे इसमें हम पूछे कि पी ऑफ एक्स के शून्यंकों की संख्या कितनी है तो या समझा। अगर हम देखी या ग्राफ खींचे है लेकिन एक्स एक्स के कई जगह काटा था, एक्स कोई काट ही नहीं रहा, तो लिखेंगे इसमें पी ऑफ एक्स के शून्यंकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। हिंदी में फिर से बोल दे रहा हूँ और वीडियो से आप देख करके वहां से हिंदी लिख लीजिएगा। ठीक, ये बड़े चालाक आप लोग निकलते हैं, यहाँ हम सब तरीके से क्लियर कर देते हैं और जाकर वीडियो देखता नहीं कोई, कुछ ही लोग देखते हैं, हम समझते हैं। कोई बच्चा हमारे पास कमेंट किया था कि सर आप इतना अच्छा पढ़ा देते हैं कि क्लास में सब कुछ क्लियर हो जाता, बस वही हिंदी लिखने के लिए वीडियो देखते हैं। तो यहाँ समझिएगा, ये बच्चे यहाँ लिखेंगे दी गई आकृति में या दिए गए ग्राफ में, दिए गए ग्राफ में पी ऑफ एक्स के शून्यंकों की संख्या 0 है। पी ऑफ एक्स के शून्यंकों की संख्या 0 है, हिंदी में लिखेगा तो पी ऑफ एक्स के शून्यंकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है या नहीं कर रहा है। बस समझ सबको। चलिए इसमें आपको हमको बताना है कि कितना होगा। ए या देखा कि ग्राफ रहा या ऐसे जात रहा है या काटता, तो कई जगह काटा था, तो कई पी ऑफ एक्स के शून्यंक कट हुए। लिखेंगे ग्राफ जो है एक्स को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए पी ऑफ एक्स के शून्यंकों की संख्या 1 है। लिख लेंगे आप लोग। चलिए आगे समझेंगे। अगर इसकी हम बात करें ए बच्चे, इसमें आपको बताना है, यहाँ समझिए, एक जगह है या काटेस, एक जगह या काटेस, फिर या काटेस या, तो कितने जगह काट रहा है? यहाँ लिखेंगे दिए गए ग्राफ में पी ऑफ एक्स के शून्यंकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है या प्रतिच्छेद कर रहा है। बात सुनाई सबको? क्लियर है? चलिए चौथे पर आ जाते हैं। चौथे पे यदि बच्चे हम बात करें तो चौथे में कुल मिला करके 1 2 कितने बिंदु पर काट रहा है? एक यहाँ काट रहा है और एक, ठीक, यहाँ लिखेंगे दिए गए ग्राफ में पी ऑफ एक्स के शून्यंकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। बस समझ सबको? इसमें आ रहा है, इनमें कई जगह काटा था, तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। 1 2 3 4 कितने बिंदुओं पर? 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो लिखेंगे दिए गए ग्राफ में शून्यंकों की संख्या 4, पी ऑफ एक्स के शून्यंकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। चलिए इसमें अगर हम पूछेंगे कितने कर रहा? 1 2 3। हाँ अच्छा, तो प्रतिच्छेद मतलब होता है समझता कि जब आर पार जाए तब नहीं, तू एक्स एक्स के टच करा था ना, एक्स एक्स के टच करता प्रतिच्छेद ही माना जाए। ठीक, तो यहाँ समझिएगा इसमें कितना है? इसमें लिखेंगे पी ऑफ एक्स के शून्यंकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष जो है वो ग्राफ, हाँ ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। नहीं तो हम बताए ना कि हमारे आकृति में मत जाइएगा, हम कला वाले स्टूडेंट रहे हैं, हमारी जो कला है वो मतलब आकृति बहुत अच्छा नहीं छाप पाते हैं, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट रहे। ऐसे जाएगा ये हल्का सा एक बिंदु पर, हल्का सा एक बिंदु इंटरसेक्ट करेगा बस। ठीक, तो इस मिला करके एक्सरसाइज 2.1 में पहले में 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है और अच्छे तरीके से। तो आज हमारे पास वक्त बच रहा है थोड़ा सा, मैं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एक्सरसाइज 1.2.1
जितना हम लोग पढ़े हैं एक बार फिर से सबको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको तरोताजा हो जाए। ठीक, तो चलिए सबसे पहले आप हमको, अब हम प्रश्न पूछेंगे, आप जवाब दीजिएगा। ठीक, चलिए आप हमको बताइए कि जो हमारा एक चैप्टर है उसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या है, जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर है ना, क्या कहा जाता है? रियल नंबर। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? तो कौन कौन? वास्तविक और हमने इसका आसान तरीका बताया था कि दुनिया की जितनी भी संख्या आप सोच सकते हैं सब के सब काल्पनिक, बस किससे छोड़कर बताए थे कि अंडर रूट के अंदर यदि माइनस हो तो काल्पनिक होगा, बाकी सबकी सब क्या होंगी? कल इससे एक प्रश्न आया भी था है ना, इसलिए बोले थे कि अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए ए बच्चे, अब यदि मैं बात करूं वास्तविक के अंतर्गत, तो वास्तविक के अंतर्गत हमने कई प्रकार की संख्याएं सीखा था। जैसे प्राकृतिक संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है? एक से। कहाँ से? उसके बाद हमने क्या सीखा था? कहाँ से प्रारंभ होती है? उसके बाद क्या सीखा था? कहाँ से प्रारंभ होती है? यदि हम बात करें पूर्णांक की, तो पूर्णांक हमार माइनस इंफिनिटी से लेते हुए प्लस इंफिनिटी तक ले जाऊँ, बता दो डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3, बता दो ना। उसके बाद हमारा आता है क्या? परिमेय। परिमेय जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, प्राकृतिक को अंग्रेजी में कहा जाता है नेचुरल नंबर, और पूर्ण को कहा जाता है होल नंबर, और पूर्णांक को कहा जाता है इंटीजर। ठीक, और आगे हमारा परिमेय संख्या जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है रेशनल नंबर। तो ये बस समझिएगा ध्यान से, परिमेय संख्या की हमने परिभाषा बताई थी जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके। P और Q पूर्णांक होने चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, और इनका हैसियत एक के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। उसके बाद परिमेय वो होता है जिसे P/Q में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आया था क्या? भाज्य। भाज्य वो होता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कट जाए, वो भाज्य होता है, बल्कि और जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे वो क्या होता है? भाज्य होता है। ठीक, चलिए सम विषम, तो सम होता है जो दो से कट जाए, विषम जो दो से ना कटे। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ हमने सीखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या सूत्र याद है सबको? A बराबर B प्लस यहाँ पर समझिएगा, जहाँ A और B हमारे दो नंबर हुआ करते थे, और A हमारा ऐसा नंबर होता था जो जिसमें A ग्रेटर देन B होता था। उसके बाद समझिएगा हमने बताया था कि यदि मैं B बराबर अगर 6 मान लेता हूँ तो R कितना होगा? 0 से 5। ठीक, उसके बाद समझिएगा ध्यान से, एक रिलेशन बन करके आता था, वो भी कल एग्जाम में आया था। जो हमारा R होगा वो या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, किंतु B से क्या होगा? ये ऑप्शन कल था? हाँ था। तो जो भी ईमानदारी के साथ आए होंगे उनका सही होगा। चलिए उसके बाद बच्चे हमारा एक फार्मूला बनता था ला सगुण से मास बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, या पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर ला सगुण से मास। ये बच्चे किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा अशांत कैसे जानेंगे आप? हाँ, यदि उसके हर के गुणनखंड यदि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m के रूप के होंगे तो क्या होगा? शांत होगा। ये भी प्रश्न कल एग्जाम में आया था। या तो हम अपनी भाषा में कहना चाहें जिसके हर के गुणनखंड में केवल 2 हो, केवल 5 हो, या 2 और 5 हो, है ना। चलिए उसके बाद ये हमने सीखा था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम लोग जो है कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।